हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस सेशन में। जैसे कल लास्ट सेशन में आपने देखा था, हमने एक पार्ट वन लिया था कॉमन एरर्स का। उसी पार्ट को डिस्कस करते हुए सेकेंड पार्ट जो है वो पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसी पार्ट का अगला भाग। ये जो भाग रहेगा, ये भाग कुछ नए प्रश्नों के साथ में यहाँ पर आई हूँ, और उस नए प्रश्नों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रश्न का बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये उद्देश्य रहेगा मेरा आज के सेशन में, ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस भी हो, आपका अप्रोच भी ठीक हो, और इस सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बता सकूं। ठीक है, तो ये सेशन में हम लेने क्या वाले हैं, तो वही चीज है जो मैंने कल आपको बताई थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे है ना भाई, अभी तक देखिए नॉलेज की बात हमने अभी तक कर ली। समय आ चुका है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको पता चल जाए। क्या है, अब 40 सेशंस में हमने नॉलेज, मैंने आपको पढ़ाया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बड़ा ध्यान दिया। आज का सेशन जो है वो सेशन ज्यादातर निर्भर करेगा आपके ट्रिक्स के बेसिस पे, लाइक कौन से ट्रिक्स आप अप्लाई करोगे, कौन से ट्रिक्स के बेसिस पे आप दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करोगे। तो भैया डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लाइक कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिया था। आज का सेशन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि यहाँ पर है। बढ़िया से प्रश्न पढ़ेंगे और इसके रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, when he graduated he had been in London from 6 years। जब उसका ग्रेजुएशन हुआ, वो जब ग्रेजुएट हुआ तो वो लंदन में 6 सालों से था। तो कोई क्रिया अगर कोई लंबे समय से चल ही रही है, तो उस क्रिया को बताने के लिए अब दो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, एक प्रेपोजिशन सिंस और एक प्रेपोजिशन फॉर। अब इसमें से कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ पर या तो सिंस या तो फॉर। सिंस आप लगाओगे निश्चित समय बताते हुए, जब भी आपको एक निश्चित समय बताना है तब आप सिंस लगाओ। और जब आपको एक कालावधि बताना हो, कालावधि मतलब संपूर्ण समय, जितना भी समय है, जैसे 6 साल, 10 साल, 12 साल, तो ये एक संपूर्ण समय होते हैं। और मैं कहूंगी 2012, ट्यूसडे, मंडे, सोमवार, रविवार, ये एक निश्चित समय हो गए, 2 बजे, 3 बजे, निश्चित समय। तो निश्चित समय दिख जाए तो सिंस लगाइएगा, कालावधि दिखा तो फॉर। 6 इयर्स कालावधि है या निश्चित समय? निश्चित समय या कालावधि? कालावधि है मैम, कालावधि है तो बेटा जी यहाँ फॉर का यूज होगा। ठीक है, यह यूज होगा फॉर 6 इयर्स। आगे बात समझ में? तो ए ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन में एरर था, और जो एरर था वो था फ्रॉम को हटाकर फॉर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए। अब ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी। मैम यहाँ पर फ्रॉम क्यों नहीं यूज हुआ? फ्रॉम इसलिए नहीं लगा बेटा, क्योंकि 6 सालों से, भले ही हम हिंदी में बोलते हुए कुछ सालों से, उसको हिंदी में जब भी हम 6 सालों से या फिर पर्टिकुलर समय से कोई चीज होती है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर फ्रॉम जब भी एक समय के लिए यूज होगा तो स्टार्टिंग और एंड ये बताने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स फ्रॉम के साथ किसी समय से किसी समय तक, फ्रॉम और टू, ऐसे दो शब्दों का उपयोग करिएगा। फ्रॉम 6 इयर्स टू समथिंग इज, फ्रॉम 2012 टू 2015, ऐसा आप यूज करते हो। फ्रॉम के साथ टू लगता है, यहाँ टू नहीं लगा, टू नहीं है इसलिए यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगेगा। और फ्रॉम ये वर्ड भी एक निश्चित संख्या ही बताने की कोशिश करता है, उस समय से। अब ये कोई एक निश्चित समय नहीं है जो यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। तो ऐसे दो रूल है। यहाँ पर फ्रॉम क्यों नहीं लगेगा? एक तो फ्रॉम टू के साथ आता है जब भी आप टाइम बताने की कोशिश करते हो, और दूसरा फ्रॉम एक निश्चित समय बताने की कोशिश करता है। सिंस भी निश्चित समय बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर पूरा कालावधि दिया है, इसलिए हमने फ्रॉम ना यूज करते हुए फॉर यूज किया है। इसको हमने कर लिया है बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से समझ लिया है, इसको डिस्कस कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इट स्नोड इन द नाइट सो द बस डिड नॉट अराइव। रात में स्नो हुई थी, स्नो माने बर्फबारी। सो जो बस है
वो बस अभी तक आई नहीं है या बस आई नहीं है। स्टेटमेंट को पढ़िएगा और एरर ढूंढिएगा। कुछ कॉमन एरर होते हैं, जो कॉमन एरर्स हम दिए हुए, जैसे जो भी मैंने आपको अभी दिखाया है एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स में हम बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया होगा। इट स्नोड इन द नाइट सो द बस डिड नॉट अराइव। मैंने लास्ट सेशन में भी लाइक पार्ट 1 जब लिया था तब भी आपको ये बात समझाई थी बेटा कि हम ना जो जो दो जो चीजें हैं लाइक पास्ट की अगर दो एक्शन आपके पास हो और वो दो एक्शन एक के बाद एक हुई हो, मतलब पहली कोई एक्शन हो और दूसरे बाद कोई एक्शन हुई हो, तो उस समय जो पहली बार हुई एक्शन उसको आप हैड प्लस V3 में लिखिएगा, माने पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरी एक्टिविटी हुई है उसको V2 में लिखिएगा, माने सिंपल पास्ट। हैड प्लस V3 माने पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट माने वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो बेटा देखिएगा, इट स्नोड इन द नाइट, रात में बर्फबारी हुई थी, सो बर्फ डिड नॉट अराइव। डिड नॉट अराइव माने वर्ब का सेकंड फॉर्म और इधर भी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ये एक रॉन्ग पेयर है। कैसे देखिएगा, जब भी पास्ट में दो एक्टिविटीज एक साथ में होती है ना, जैसे जब उसने कॉल किया तब मैंने अच्छा ठीक है, जब हम बाहर गए तो बारिश स्टार्ट हुई, जब हम बाहर गए तभी बारिश स्टार्ट हुई। अगर मैंने कहा कि जब हम बाहर गए तभी बारिश स्टार्ट हुई, इसका अर्थ है पास्ट की एक एक्शन हुई और उसी एक एक्शन के साथ दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई। समझ गए। और जब मैंने कहा कि हमारे बाहर जाने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, इसका अर्थ होता है पहले बारिश स्टार्ट हो गई और फिर आप गए हो। ये भी इतना डिटेल क्यों समझा रहे हैं? टेंसेस के पेयर पर हर साल सवाल आते हैं और एक कॉमन एरर में सच में बहुत बड़ा एरर जो है वो टेंसेस के गलत पेयर लगाने से होता है। तो इट्स अ रॉन्ग पेयर। सिंपल पास्ट सेंटेंस में V2 प्लस V2, दैट मीन सिंपल पास्ट कब होगा? जब एक्शंस साथ में हुई थी, जब एक्शंस एक के बाद एक हुई है तो पास्ट V2 और हैड प्लस V3 इसका उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ भैया V2 आपने लगाया, V2 लगाया, दोनों एक्शन साथ में नहीं हुई है, पहले बर्फबारी हो चुकी थी, तो पहली एक्टिविटी स्नो होना, इसको हमने V2 से निकालकर हैड प्लस V3 लिख देना है। सो आप बोलोगे इट हैड स्नोड, इट हैड स्नोड इन द नाइट सो द बस डिड नॉट अराइव। ए ऑप्शन में गलती थी आपकी, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। Which option has an error? So A option has a error. आगे बात समझ में क्या? बेटा टेंसेस के पेयर सही यूज करना, उनका यूज सही तरह से करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पेयर सही रखो, पेयर मतलब पैर नहीं, हाँ पैर, जोड़ी सही रखो। किसकी? टेंसेस की। जैसे मैं आपको सारे पैर लिख देती हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट,
सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये हो गए पास्ट के 3 पेयर। ये बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। सिंपल पास्ट कब लगाते हो? जब एक साथ एक्टिविटी हो जाए दोनों। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट कब करोगे? जब एक के बाद एक हो। एक के बाद एक मतलब पहले ये हुई, क्रम ऐसा होता है कि ये हुआ फिर ये हुआ, पहले ये हुआ फिर वो हुआ, बाद में वो हुआ फिर ये हुआ, ऐसे एक के। और जब सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस कब होगा? एक एक्टिविटी एक चल रही थी और उसी दौरान दूसरी एक्टिविटी हुई। जैसे जब हम खाना खा रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई, ऐसा हम कहते हैं ना, हिंदी में भी कहते हैं। तो ये जो मैंने कहा इसको अंग्रेजी में हम अनुवाद करते हैं इसका। कैसे? when we were having dinner, हम जब खाना खा रहे थे, we were having dinner, it had started raining, sorry it started raining, I'm sorry, ये बारिश स्टार्ट हुई, it started raining, it's a simple past tense, and we were having dinner, it's a past continuous tense। एक एक्टिविटी चल रही थी खाना खाने की, उस वक्त बारिश पड़ी, सिंपल पास्ट टेंस। क्या समझ रहे हो आप? कई तो मैं थोड़ा थोड़ा डांस भी करके दिखा रही हूँ आपको, क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सच में हम पढ़ाने के लिए बड़े उत्तेजित हो गए आज? हाँ बेटा, कॉमन एरर्स है, कॉमन एरर्स होने नहीं चाहिए। कॉमन एरर्स शुड नॉट बी कॉमन फॉर अस। ही इज सो लेजी दैट ही टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। ध्यान से पढ़िए, जवाब देने की कोशिश करिए। मैं कमेंट में लिटरली चेक कर रही हूँ, मैंने पार्ट 1 चेक किया है, समझ रहे हो? लेट मी हैव सम वाटर, मैं थोड़ा पानी लेकर आ जाती हूँ, ठीक है ना? जवाब दीजिएगा बढ़िया से। थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। वो बहुत लेजी है कि वो बहुत ज्यादा समय लेता है एक छोटा सा काम का टुकड़ा, पीस ऑफ वर्क, मतलब छोटा सा काम, बहुत ही थोड़ा सा काम पूरा करने के लिए वो बहुत समय लेता है। समय, टाइम, एक ऐसा नाम होगा मेरे बेटा जो अनकाउंटेबल होता है, और एक अनकाउंटेबल के लिए नंबर ऑफ ये टर्म कभी भी यूज नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। ना नंबर ऑफ यूज होगी, ना यहाँ पर अमाउंट ऑफ यूज होगी, नहीं। यहां पर अगर आपको बताना है बहुत ज्यादा समय वो लेता है, तो आप यूज करिएगा लार्ज वैल्यू, आप यूज करिएगा अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट्स ऑफ टाइम, अ लॉट टाइम, अ लॉट ऑफ नहीं होता है, अ यूज हुआ ना, तो अ के लिए लॉट यूज होगा। अगर ए नहीं होता ना, जैसे ए के साथ हम लॉट लगाते हैं, अ लॉट, अ लॉट टाइम, बहुत समय वो लेता है। अगर ए आर्टिकल नहीं है तो हम यूज करेंगे लॉट्स ऑफ टाइम। ए आर्टिकल देने के कारण हमने लार्ज नंबर ऑफ हटा दिया, लाइक वो लार्ज भी गया और नंबर ऑफ भी गया, यहाँ यूज होगा अ लॉट टाइम। सो ही सो लेजी, बहुत ज्यादा आलसी है कि वो बहुत समय लेता है इतना काम पूरा करने के लिए, तो बहुत, इसके लिए अ लॉट ये वर्ड यूज हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ यूज नहीं होता है अनकाउंटेबल चीज को बताने के लिए। और नंबर ऑफ ये कंटेक्स्ट, ये फ्रेज भी नहीं यूज करनी होती, बिकॉज अनकाउंटेबल ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उस संख्या में, समझ लो। अब जिसको आप संख्या में काउंट ही नहीं कर सकते,
उसको क्या बड़ी संख्या में ऐसा फ्रेज यूज कर सकते हो? जी नहीं मैम। तो ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हम अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं करते हैं। सो आप यूज करोगे लॉट्स ऑफ या अलॉट, अलॉट, नॉट अ लॉट ऑफ। ठीक है, सेव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर जाएंगे। दिलीप हैज स्पेंट 7 6 years in Calcutta, but still he does not know many parts of the city. पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। हाँ, यहाँ पर क्या एरर है? बड़ा कॉमन एरर है, ए ऑप्शन गलत है। कैसे? हैज माने टू हैव के फॉर्म से, हैज, हैव या हैड। इसके बाद अगर आप वर्ब को लगाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, उसको थर्ड फॉर्म में यूज करेगा। स्पेंड ये वी वन है, यहाँ पर वी वन नहीं चाहिए भाई, यहाँ पर आपको स्पेंट लिखना पड़ेगा। ये गलत है, स्पेंड का क्या कर दीजिए, स्पेंट। सो दिलीप हैज स्पेंट 6 7 years इन कैलकाटा। 7 years, नॉट 6। बट स्टिल ही डज नॉट नो मेनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। आपको क्या लगा, मच पार्ट्स कर दोगे? जी नहीं, पार्ट्स तो भाई काउंटेबल है ना। हाँ, ये काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल के लिए हम मेनी लगाते हैं, मेनी का यूज करते हैं जरूर। हम मच का यूज करेंगे जब अनकाउंटेबल यूज होने वाले हैं। अनकाउंटेबल यूज होते हैं तो मच यूज करेगा, काउंटेबल है तो फिर मेनी यूज करेगा। समझे या नहीं समझे? आइए बात समझ में क्या। ध्यान में रखिएगा बेटा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाम याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के स्ट्रक्चर्स, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स, किस सपोर्टिव के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लास्ट वीक व्हेन आई रीच वीरूज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। ठीक है, टेंसेस का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ज्यादातर टेंसेस को ऐड करने की बहुत बहुत कोशिश की है, जवाब देने की कोशिश करी। लास्ट वीक व्हेन आई रीच वीरूज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। वो ऑलरेडी मुंबई के लिए निकल चुका था, है ना? ठीक है, अब देखिए आएगा, बता दो। व्हेन आई रीच दिया है, लास्ट वीक माने पांच टाइम दे दिया, और पांच टाइम दिया हो और आपको V1 दिख रहा हो तो ये गलत नहीं है। इस V1 को हटाकर आप V2 कर दो ना, तो लास्ट वीक व्हेन आई रीच का कर दो ना बेटा, रीच्ड। क्या कर दोगे? व्हेन आई रीच्ड वीरूज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। लेट्स से इट। 22, the number of foreign tourists visiting India are increasing day by day during this tourist session season. बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊंगे, देखिएगा, इसको जवाब देने की कोशिश करिए।
ओके, देखिए यहाँ पर ना यूज किया है एक बहुत अच्छा टर्म, जो टर्म है द नंबर। द नंबर ऑफ का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या। द नंबर ऑफ मतलब जब मुझे पता होता है कि इस पर्टिकुलर संख्या का कितनी संख्या है, तो मैं जो बोलूंगी वो एक निश्चित संख्या के रूप में कहूंगी। कुछ तो मैं कहूंगी जो संख्या है किसकी, फॉरेस्ट टूरिस्ट की जो संख्या है, वो संख्या जो कि इंडिया विजिट किया करती थी, वो संख्या बढ़ रही है दिन पर दिन इस टूरिस्ट सीजन में। दिन पर दिन बढ़ रही है, मैंने हिंदी में कहते हुए भी क्या कहा, बढ़ रही है कहाँ, बढ़ रहे है कहाँ है जी, नहीं, बढ़ रहे है कहाँ होता तो ये प्लूरल हो गया होता, बढ़ रही है ये कहाँ माने ये सिंगुलर है। इस संख्या के बारे में बोला बेटा जी। अब ये जो ध्यान में रखिएगा, अगर मैं कह रही हूं द नंबर ऑफ, तो इसका अर्थ होता है एक संख्या। एक संख्या मतलब ये टर्म जब भी सेंटेंस की स्टार्ट में माने सब्जेक्ट के जगह पर यूज होना है, उस समय बेटा जो वर्ब आप यूज करोगे ना, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेगा, प्लूरल नहीं। जैसे द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया आर नहीं, इज सही, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन। द नंबर ऑफ जब भी सेंटेंस की शुरुआत में हो तो वर्ब आप सिंगुलर लगा दीजिएगा। और अब एक और मजेदार बताती हूँ, जब सेंटेंस की शुरुआत में अ नंबर ऑफ दिखा हो, द नंबर ऑफ नहीं, अ नंबर ऑफ दिया हो, अ नंबर ऑफ दिखा दिया हो माने एक निश्चित संख्या बताने रहे हो, आप बोल रहे हो संख्या में ज्यादा, तो आप उस वक्त वर्ब जो यूज करोगे वो वर्ब प्लूरल यूज करोगे। बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये है आपका रूल नंबर 1 और ये है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 कहता है जब भी द आर्टिकल आपने नंबर ऑफ के पहले यूज कर लिया तो आप वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करोगे। परंतु जब नंबर ऑफ के पहले आपने ए आर्टिकल यूज किया तो आप वर्ब प्लूरल यूज करोगे। यहाँ अगर अ नंबर ऑफ होता तो आपने आर रखा होता बराबर, यहाँ पर ए नहीं है द है, द माने निश्चित हो गया, द नंबर ऑफ है मतलब एक ही संख्या के बारे में बात कर, तो आपने उसको सिंगुलर मान दिया और सिंगुलर वर्ब लगा दिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैंने बहुत बखूबी से समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना तो जान लगा दो उसको पढ़ने में। उस समय यू शुडंट हैव एनीथिंग इन योर माइंड। उस समय सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि अभी मेरे को ये ज्ञान प्राप्त करने का समय, लाइक ये ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है और इस समय मेरे को ये मेरी ये ड्यूटी है कि जो भी नॉलेज मुझे प्राप्त करने के लिए ये योग जमे हैं, ये बिल्कुल कोइंसिडेंसेस होते हैं। तो जब ये योग आया है कि मुझे ये ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए, उस समय वो ज्ञान प्राप्ति करवा लो खुद से, उसमें रोड़ा नहीं डालो। रील्स देख रहे हो, इतनी बड़ी बात में बताओ, इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं हम कि भाई यूट्यूब हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, शायद बोर हो रहे होंगे, रील्स देख लो 2-3। तो वही हुआ ना, फिर आपने तो डिस्टर्ब कर लिया। एक बार आप बिल्कुल समझ लो सब कुछ, एक बार पूरा नॉलेज ले लो, उसके बाद आपको रील्स देखनी है रील्स देखो, उसके बाद आपको जो करना है वो जरूर करो। वो भी करना सब कुछ जरूरी है, परंतु सबसे पहले जो चीज आपने हाथ में उठा रखी है उसको पूरा करके ही खत्म करिएगा बढ़िया से। क्या होता है ना, ज्ञान सबको मिलता नहीं है और सब तक नहीं पहुंच सकता। बहुत से बच्चों के पास, बहुत से लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे अगर वो उसका फायदा ले लेंगे तो वो चीज से उनकी लाइफ जो है वो लाइफ सुधर जाएगी। बट नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते उस चीज का इंपॉर्टेंस जब तक वो चीज लॉस नहीं होती है हमारी लाइफ से। ये तकदीर की बातें होती है, मतलब आपको लग रहा होगा बड़ा इमोशनल और फिलोसॉफिकल बातें मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं फिलोसॉफी लगती है मुझे इन बातों में, इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इफ यू हैव अ चांस टू गेट अ नॉलेज, टू गेट सम नॉलेज अबाउट anything that you should have about, so you should let it flow, you should let it happen, you should let it
कम टू यू। समझ गए? चलिए, तो जब भी कोई भी चीज समझोगे तो बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से पढ़ो। उस समय कोई भी आलसी बना या फिर आपका बोर्डम या फिर आपकी बोरियत उस समय बीच में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर 50 years of independence, many social problems still remaining to be solved in India. स्टिल रिमेनिंग टू बी का अर्थ होता है कोई चीज अभी भी बाकी होना। मतलब 50 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, बहुत जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है वो अभी भी सॉल्व होना बाकी है, ऐसा कहना उनको। मतलब ऐसे कहने का मकसद होता है जब रिमेन टू का अर्थ होता है या फिर यूज होता है सेंटेंस। पढ़ लिया भाई? चलिए, आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस मेनी सोशल प्रॉब्लम स्टिल रिमेनिंग नहीं होगा, स्टिल रिमेन होगा। पहली बात, रिमेन एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? स्टेटिव वर्ब माने ऐसे क्रियापद जिनको आईएनजी में, दैट मीन्स V4 में, दैट मीन्स इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी नहीं लिखा जाएगा। माने लव, हेट, लाइक, बिलोंग, डाउट। मैंने आपको बताए थे टेंसेस में, बखूबी से बताए थे, आप एक बार जाकर देख लो। ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आईएनजी में नहीं लिखा जाता, तो रिमेन ये आईएनजी में नहीं यूज होगा। ठीक है, मान लिया रिमेन आईएनजी में नहीं यूज होगा। क्यों? स्टेटिव वर्ब है, इसका अर्थ है ये कंटिन्यूअस में नहीं लिखे जाएंगे, कंटिन्यूअस स्टेट में बताए नहीं जाते। देखो ना, मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट, सोचना किसी चीज के बारे में, पसंद करना किसी चीज को, ये भले क्रियापद है बट कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है ना जिनको आप कंटिन्यूअस में बता सको कि मैं अभी पसंद कर रही हूं, मैं अभी इस चीज पर प्यार कर रही हूं, मैं अभी उस चीज को नफरत कर रही हूं, ऐसा हम कंटिन्यूअस में नहीं बताते हैं। मैं शक कर रही हूँ जी, ये कंटिन्यूअस में नहीं बताने वाली क्रियापद होते हैं, इसलिए उनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखते। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा, इसमें हम रिमेन ही क्यों यूज करेंगे? आप ईडी क्यों नहीं यूज कर रहे हो, रिमेन्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो बेटा देखो, एक तो ये प्रॉब्लम्स है, दैट मींस प्लूरल है, इसलिए रिमेन्स यहां नहीं लगेगा। ठीक है, रिमेन लगेगा क्या? रिमेन जी नहीं। क्यों? कोई पास्ट की बात नहीं चल रही है, पास्ट नहीं दिया हो इसलिए रिमेन नहीं लगेगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का समय आपको नहीं दिया हो तो आप मान लीजिएगा V1 लिखना है। समय दिया है, कोई भी समय, कोई भी डेट आपको दिख रहा है कि कोई भी टाइमलाइन दिखा रहा है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ कहा है जी नहीं। ऐसा कहा है 50 साल बाद भी बहुत से सोशल प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व होना बाकी है बाकी थे का सेंस नहीं निकल। दैट्स व्हाई हम रिमेनिंग की जगह क्या कर देंगे? रिमेन V1 यूज कर देंगे। क्या आपको समझ आई बात? तो जी बेटा, हम स्टेटिव वर्ब्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो बेटा जो स्टेटिव वर्ब्स है, ये स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है? स्टेटिव वर्ब्स हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्टेटिव वर्ब्स जैसे लाइक, लव, हेट, डाउट, बिलोंग, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनको V4 में नहीं लिखा जाता, और एक्सेट्रा बहुत वर्ब्स ऐसे, बहुत सारे वर्ब्स हैं। कंसिडर, अंडरस्टैंड, फील, जिनको हम गलत तरह से यूज करते हैं V4 में, नहीं यूज करना, गलत है।
समझ गए? तो ऐसे स्टेटिव वर्ब्स है बेटा जिनको आप वी फॉर्म में नहीं यूज करिएगा। इसको कर लिया सेव और पढ़ते हैं आगे। He does not fail to come to my help whenever I am in trouble. ठीक है, fail to came to my help बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब आने वाला है, ज्यादा दिक्कत नहीं आपको होगी, देखिएगा। ठीक है बेटा, ओके। He does not fail to came, ध्यान रखिएगा टू इस प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करिएगा, वी टू नहीं यूज होगा। टू के बाद या तो वी वन का उपयोग होता है या तो वी फोर। माने या तो इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखे, नहीं तो सॉरी, या तो आप इसको कंटिन्यूस में बता दीजिए या तो फिर इसको वी वन में बता दीजिएगा। इधर टू के बाद ना आपको केम दैट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म की तरह है, जो कि गलत है। आपको केम की जगह लिखना पड़ेगा कम। He does not fail to come to my help whenever I'm in trouble. एक और मैं बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आई एम इन अ ट्रबल ऐसे बहुत बार बोला जाता है, बल्कि इन अ ट्रबल ये बोलना बिल्कुल गलत है। इन अ ट्रबल, ए आर्टिकल आप ट्रबल ऐसे नाम को लगा रहे हो। ट्रबल ये अनकाउंटेबल नाम है, जी हाँ। तो अनकाउंटेबल के पहले कभी भी ए आर्टिकल या फिर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस में दी लग जाता है द आर्टिकल, परंतु ए और एंड तो बिल्कुल ही यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई इन अ ट्रबल ये गलत। अगर यूज कर रहे हो या फिर आपको अगर अंदेशा हो थोड़ा थोड़ा शायद ये भी अर्थ हो सकता है। चलिए, मैं पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। हाँ, अभी आएगा ना मजा बड़ू, है ना? ये हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच रहे हो जी? अब मैं बात करूंगी एक फिक्स प्रेपोजिशन नाम के टर्मिनोलॉजी की। देखिए, एक टर्म होता है फिक्स प्रेपोजिशन नाम का। फिक्स प्रेपोजिशन माने क्या? फिक्स प्रेपोजिशन मतलब जब भी सेंटेंस में एक वर्ब के बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होना है, उसको कहते हैं हम फिक्स प्रेपोजिशन। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन यूज होता है तो इसको हम कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। आई बात समझ में? उस प्रेपोजिशन को आप वहां से नहीं हटा सकते हो, उसके जगह कोई एक दूसरा प्रेपोजिशन आप नहीं यूज कर सकते हो। जैसे प्रिवेंट एक ऐसा वर्ब है जिनके साथ आपको हमेशा फ्रॉम का ही यूज करना पड़ेगा, इन का यूज आप नहीं कर सकते। माने ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन ही मतलब जैसे कि सही है, सी ऑप्शन जो है ये इसमें इन के जगह फ्रॉम का। क्यों? बिकॉज कुछ ऐसे शब्द जैसे प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब कुछ करने से रोकना, रिफरेंट, रिफरेंट मतलब वंचित रखना। मैंने ये फिक्स प्रेपोजिशन के वीडियो में आपको समझाया है।
तो जिन भी बच्चों को ये लगता है कि दिक्कत है, उनको इसमें नहीं समझ आ रहा है, फिक्स प्रपोजिशन ला के एक बार देख लीजिए। एस्केप एक वर्ड है, किसी चीज से बचना, है ना। प्रिवेंट हो गया, रिफ्रेन हो गया। एब्सेंट भी एक वर्ड होता है जिनके साथ फ्रॉम का यूज हो सकता है। तो इन सारे शब्दों के साथ बेटा जी फ्रॉम का यूज होता है। इन, टू, फॉर ऐसे कुछ भी प्रपोजिशन नहीं लगाने हैं। प्रिवेंट फ्रॉम मतलब कोई चीज करने से खुद को बचाना। रिफ्रेन मतलब वंचित रखना। एस्केप मतलब छुपाना। और एब्सेंट फ्रॉम मतलब कहीं जाने से, मतलब कहीं न जाना बेसिकली, उसको हम कहते हैं एब्सेंट फ्रॉम। फिक्स प्रपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। ढेर सारे प्रपोजिशन है, बट अभी मैंने थोड़े से प्रपोजिशन यहाँ पे बताने की कोशिश आप लोगों को की है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर जाएंगे और पढ़िए। प्रपोजिशन भी है, he climbed from the ladder to reach the ceiling। सीलिंग पर चढ़ने तक पहुंचने के लिए वो लैडर से चढ़ा। यहाँ बहुत ही सिली मिस्टेक हुई है, शायद आपको समझ आ जाए। ओके, चलिए बात करेंगे। he climbed from the ladder। क्लाइंब, अप द लैडर, क्यों? लैडर के ऊपर चढ़ेगा ना, लैडर से चढ़ेगा क्या? अप द लैडर, अप का अर्थ होता है के ऊपर, तो लैडर के ऊपर चढ़ेगा ना भाई ये, ताकि वो सीलिंग तक पहुंच सके। तो क्लाइम अप होता है, क्लाइम अप और क्लाइम डाउन। क्लाइम इस वर्ब के बाद हम कभी भी अप या डाउन इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब अर्थ यहाँ पर ऊपर चढ़ने का है, क्योंकि उसको पहुंचना है, तो यहाँ हमने अप का यूज किया। अदरवाइज वी कुड हैव यूज डाउन आल्सो। समझ है? तो भाई क्लाइम अप प्रपोजिशंस का सही उपयोग बहुत बहुत जरूरी है। माय सिस्टर इंसिस्ट दैट शी शुड बी अलाउड टू रिमेन अनमैरिड। मेरी सिस्टर इंसिस्ट करती है, इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के बात करती है, बार बार किसी एक ही चीज को दोहराती है कि उसको अनमैरिड ही रहने दो। शांति चाहती है क्या वो? हम्म, सुख शांति से सुखी रहते हुए मुझे अनमैरिड ही रहने दो, ऐसा वो चाहती है, इसलिए इंसिस्ट कर रही है बेचारी। सो क्या आएगा भाई आंसर? आंसर है बेटा, मैं बता दूं, आंसर है बेटा नो एरर। कैसे? आपका आंसर होना चाहिए ई, नो एरर। कैसे? इंसिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंसिस्ट ये वर्ब भी हो सकता है, और इंसिस्ट के साथ आपको अगर ऑन देखने मिल जाएगा तो एक फ्रेज भी बन जाएगी। इंसिस्ट ऑन एक फ्रेज भी होती है और एक वर्ब भी होगा, ध्यान में रखिए। इंसिस्ट ऑन के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना पड़ेगा, और इंसिस्ट के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस चीज पर इंसिस्ट करते हो वो लिख दो, और अगर आप कोई एक्टिविटी पर इंसिस्ट करते हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर आपको दिखता है तो ऑन आना चाहिए, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है तो सिर्फ इंसिस्ट कर दो। जैसे शी इंसिस्टेड मी टू टेक डिनर, टू हैव डिनर विथ हर, उसने मुझे इंसिस्ट किया। हम बोलते ना कोई बात एक बार रिपीट करना बार बार, तो बार बार मुझे कह रही थी कि मेरे साथ खाना खाओ बेसिकली। सो शी इंसिस्टेड मी, मुझे इंसिस्ट किया उसने, तो बेसिकली
सो भाई ध्यान में रखिएगा, अगर उसने कहा शी इंसिस्टेड ऑन हैविंग डिनर विथ हर, सो ध्यान में रखिएगा ऑन के बाद हैविंग दिया हो तो ऑन जरूरी है, हैविंग नहीं दिया है मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं दिया है तो ऑन की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा फिक्स प्रपोजिशन का यही रूल, फिक्स प्रपोजिशन का ही रूल। ठीक है, इसको सेव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28, in another departure from the post then practice no potential successor to Mr. जो भी नाम है इनका, जिंग होगा भाई, जिंग होगा, एक्साई तो नाम नहीं होना चाहिए, जिंग has been included in the new lineup of the PBSC. ओके ठीक है, मेरा पेन कहाँ गया भाई, पढ़ लिया ना आपने, अब पढ़ने के बाद क्या समझ रहा है कौन से ऑप्शन में गलती है, तो मैं आपको बता दूं किसी ऑप्शन में गलती नहीं है, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। In another departure from the post-dam practice, no potential successor to Mr. Singh has been included in the new lineup of the PBS. कोई दिक्कत नहीं, नो है, सही स्टेटमेंट है। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन, तो नो का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना भाई, सही है तो सही है। They talked for a while and then they will continue to play the game till tomorrow morning. ठीक है, तो जवाब दो। थोड़ा समय उन्होंने बात की और फिर बाद वो कंटिन्यू करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, गेम खेलना वो कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग तक, टिल टुमारो मॉर्निंग, कल मॉर्निंग तक। उसके बाद वो खेलना स्टार्ट करेंगे। सोचो सोचो सोचो, टेंसेस पर सवाल है। गड़बड़ लग रही है, अच्छा ठीक है, गड़बड़ तो जरूर लग रही है, सेंस नहीं बन रहा है, क्या सेंस नहीं बन रहा है। दे टॉक्ड फॉर अ व्हाइल, उन्होंने थोड़ी देर बात की और फिर वो बात कर गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, तो जी ये गलत है बेटा जी। कैसे गलत है, यहाँ उन्होंने बात की इधर पास्ट टेंस और यहाँ वो काम करने वाले हैं ये फ्यूचर, और किसी भी पास्ट के साथ फ्यूचर का यूज होना ये गलत होता है। तो फिर अब चलो यहाँ तक समझ गए। अब विच ऑप्शन हैज एन एरर, कौन से ऑप्शन में एग्जैक्टली एरर दिखता है आपको, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, पहले तो ये देख लो। टिल टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह तक, इज अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम अगर किसी भी स्टेटमेंट में दिया हो तो वहां विल का उपयोग जरूर होगा। दैट मीन्स बी के बाद का बिल्कुल जो एग्जाम्पल है वो मस्त बढ़िया से सही है, क्यों, कल तक वो खेलेंगे, इसका अर्थ है फ्यूचर की बात करनी है और फ्यूचर के लिए विल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन तक सही है। ए ऑप्शन में गलती होनी चाहिए, फिर यहां से टॉक हटाकर इसको दे विल टॉक कर, कि वो थोड़ी देर बात करेंगे
एंड फिर वो गेम खेलेंगे कल सुबह तक। सो स्टेटमेंट आ जाएगा बेटा, दे विल टॉक फॉर अ वाइल, एक थोड़े से समय तक वो खेलेंगे, बात करेंगे, एंड देन और फिर दे विल वगैरह वगैरह जो भी चीजें बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, क्योंकि ये गलत है, इसमें गलती है, टॉक के जगह आप विल टॉक लगा। क्या बात समझ आई बेटा? पक्का श्योर? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा टेंसेस के पेयर सही होना बहुत जरूरी। सम स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट देन others, so it takes a longer time to master them. पढ़ लिया भाई बेटा? ओके। सम स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल सही है, कुछ स्किल्स बहुत डिफिकल्ट होती है बाकियों से। सो लॉन्गर टाइम लगता है टू मास्टर देम, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, इट हैज नो एरर, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कब होती थी? जब इट विल टेक लॉन्गर टाइम ऐसा होता, इट टूक लॉन्गर टाइम ऐसा होता, तो फिर दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं, एक नॉर्मल आप प्रेजेंट में एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो कि भाई कुछ स्किल्स ज्यादा समय लेती है, लेती थी या लेंगी, लेने वाली है, ऐसा अपने यूज करो। ठीक है, चलिए। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरली when in difficulty Renuka prefers keeping her counsel than running about taking advice. आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी, नहीं थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट सेशन में आपको मैंने बताया था कि देर आर सम वर्ड्स, जैसे प्रीफर एक ऐसा वर्ड होता है। प्रीफर, प्रीफर का अर्थ होता है किसी चीज को प्राधान्य देना, और प्रीफर के बाद कभी भी दैन नहीं लगाइएगा, प्रीफर के बाद आप टू का उपयोग करिए। तो देखिएगा, ऑर्डिनरी मतलब सामान्यता से, जब भी डिफिकल्टी में होती है रेणुका प्रीफर करती है कि उसका जो काउंसिल है वो काउंसिल को ध्यान में रखे, दैन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस, किसी और से एडवाइस ध्यान में न लेते हुए वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। तो प्रीफर के साथ उधर दैन लगा है, और मैं थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि दैन नहीं लगाइएगा, टू का उपयोग। सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ऑप्शन में एरर है, तो सी ऑप्शन में टू के जगह दैन के जगह हमने टू दिया। आई बात समझ में? कुछ ऐसे एबनॉर्मल एडजेक्टिव्स है जिनके साथ दैन नहीं यूज होगा। ठीक है, एक बार एडजेक्टिव में जाके बिल्कुल जाकर मस्त बढ़िया से डिस्कस करें। क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट वी इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। ठीक है, क्या दिक्कत लगती है? सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत डिफिकल्ट में नहीं ऐड किए।
cricket has become so popular that we, even elderly people, are discussing the game when they meet. जब भी वो मिलते हैं उस समय वो गेम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा बताया है. सो आर डिस्कसिंग यहाँ यूज नहीं होगा, ओनली डिस्कस यूज होगा. पीपल डिस्कस. क्यों? स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैं जरूर समझाती हूँ. स्टेटमेंट कहता है क्रिकेट इतना पॉपुलर हो चुका है कि इवन एल्डरली पीपल, मतलब जो हमसे बुजुर्ग लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग जब भी मिलते हैं, व्हेन दे मीट, वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, कर रहे हैं, ऐसा हम कभी नहीं कहते. यहाँ एक हैबिट बताने की कोशिश की है, एक यूजुअल एक्शन बताने की कोशिश की है, एक हैबिट बताने की कोशिश की है. और प्रेजेंट हैबिट्स ना हम इसको सही से लिख देते, ठीक है. प्रेजेंट हैबिट्स हम V1 से दिखाते हैं. बेटा जी, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा V4. क्योंकि देखिएगा, जैसे मैं ये एग्जांपल बताती हूँ. जब भी मेरे पापा घर आते थे, when my father comes back, वापस घर आई, comes back, we play together, हम साथ में खेलते हैं, पापा के साथ खेलते हो. ये एक रेगुलर एक्टिविटी लग नहीं रही आपको पढ़ के हुए? कैसे ये पता चला? व्हेन माय फादर, मेरा फादर कम्स बैक, जब भी मेरे पापा आते हैं वापस, जब रिटर्न आते हैं तब हम खेलते हैं साथ. तो बेटा ये रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन हम वर्ब के पहले फॉर्म में शो करते हैं, इसलिए आर डिस्कसिंग को क्या कर दो, ओनली डिस्कस. सो विच ऑप्शन? ए ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन में गलती है, डिस्कसिंग का कर दिया डिस्कस. क्या समझ आ रही है बात? हाँ जी बेटा, लेट्स सेव इट, लेट्स गो. Question number 34. Nitin gets so engrossed in his work that he does not often hear the phone ring. Engross माने खो जाना किसी चीज में, तल्लीन हो जाना किसी चीज में, मग्न हो जाना कोई चीज में, तो कहते हैं engrossed in. क्वेश्चन है नितिन गेट्स सो engrossed, मतलब बहुत खो जाता है उसके काम में कि वो बहुत सी बार फोन के रिंग भी नहीं सुनता. तो नितिन गेट्स सो engrossed in, engross मतलब किसी चीज में खो जाना, बहुत ज्यादा मग्न हो जाना. उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, एक फिक्स प्रेपोजिशन टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं engrossed, और जो कि बिल्कुल सही है. यहाँ engrossed in ऐसा यूज हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर है. दैट इज नो एरर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई भी बात. ठीक है, ओके. विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना. नियर पटना माने पटना के पास. हम पटना के पास पहुंचेंगे. ठीक है, अब नियर माने मैं समझाती हूँ, पहले जवाब दीजिए. चलिए समझाते हैं, पढ़िए एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल कहता है विद इन एन आवर्स जर्नी, मतलब 1 घंटे की जर्नी में ही, 1 घंटे में ही, ऐसा हम नहीं कहते 1 घंटे में पहुंच जाएंगे. सो 1 घंटे की जर्नी में ही वी विल अप्रोच नियर पटना. ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो नियर वर्ड दिया है ये सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस मतलब इसमें एरर है, नियर ये वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है.
आप बोल दो विद इन एन आवर जर्नी वी विल अप्रोच पटना, वी विल अप्रोच, अप्रोच मतलब ही के पास होना होता है, पटना के पास पहुंचना ही अप्रोच होता है। आप नियर नहीं लगाइएगा, समझ गए? अप्रोच इज राइट हियर, यहाँ पर नियर की जरूरत नहीं है। नियर माने क्या होता है, के पास। अब मैं समझाती हूँ और डिटेल्स को। जैसे ये घर है, ये घर के पास एक बड़ा सा झाड़, बड़ा सा पेड़, हम तो पेड़ भी कहते हैं, अरे ये पेड़ है। अब ये ना इसके नजदीक है, ऑलरेडी स्थिति में है। अगर कोई जगह किसी जगह के एकदम पास है तो इसके लिए हम नियर यूज करते हैं, बट अगर किसी जगह के आप पास पहुंचोगे उसके लिए नियर ना यूज करो, उसके लिए आप यूज करो अप्रोच, या फिर पहुंचना, अप्रोच यूज करो, या फिर कम क्लोजर, और नजदीक आ गए ऐसा यूज करो। वी केम क्लोजर टू चर्च, मतलब अभी हम चर्च के पास ही आ चुके हैं, ऐसा यूज करो। आप नियर यूज ना करो। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह के पास पहुंच रहे हो ना बेटा, तो नियर ना यूज करो। हाँ, परंतु एक जगह जैसे एक है भोपाल में और एक है इंदौर में, और आपको लगता है बहुत नजदीक है, तो आप इसको नजदीक यूज कर सकते हो, नियर, नियर टू। परंतु अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो किसी चीज के पास, किसी जगह के पास, तो वहां नियर ना लगाए, समझ गए? ये यहाँ जो नियर है ये सुपरफ्लुअस है, मतलब एरर है, सिर्फ नियर हटा दिया स्टेटमेंट से। सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, हमने ऑप्शन बिल्कुल सही से लिख लिया है। क्या मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आएंगे, हमको 40-45 क्वेश्चन लेने हैं। वी हैड swam across the river before the sunset. Okay. True, sir. हाँ जी, पढ़ लिए हो? पढ़ते हैं हम भी। वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का अर्थ होता है के पार, रिवर के पार हमने तैर लिया है, बिफोर द सनसेट। हैव, मैं बहुत बखूबी से बताऊं, हैव, हैड्स, हैड, या हैविंग, इनके बाद ना पार्टिसिपल लिखेगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेगा। यहाँ स्वैम ये सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड के बाद नहीं आ सकता ना, यहाँ क्या यूज होगा, V3, है ना? तो स्वैम का कर दो स्वम, स्विम स्वैम स्वम ऐसा होता है। स्विम, स्विम, स्विम मतलब तैरना, स्वैम मतलब तैर लिए, है ना? और स्वम ये थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा स्वम, स्वैम नहीं। समझ गए? ये ऑप्शन आपका गलत है, स्वैम जो आपने लगाया है वो गलत था, स्वैम की जगह क्या लगा दो, स्वम। हैव, हैज, हैड और हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्या बात समझ आई बेटी? 37, नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। बहुत मजा आएगा, बढ़िया। सोचिए, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में समझाया था, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था, जरूर, आई एम श्योर अबाउट इट।
पढ़ लिया। देखिएगा, जब भी स्टेटमेंट, ध्यान में रखें, जब भी स्टेटमेंट में नाइदर, नाइदर और नॉर, ये अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, लाइक नाइदर के बाद आपके पास पहला सब्जेक्ट हो और नॉर के बाद आपके पास सेकंड सब्जेक्ट हो, तो उस बार ध्यान में रखिएगा वर्ब जो यूज होगा ना, वो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। अगर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में मैं आपको लिख ही देती हूँ बिल्कुल सब कुछ, स्टेटमेंट में आइदर और या नाइदर, नॉट ओनली या बट ऑल्सो, इससे अगर आपने दो सब्जेक्ट जोड़ दिए तो जो वर्ब यूज होगा ना स्टेटमेंट में, वो वर्ब हमेशा सेकंड के हिसाब से यूज होगा। सेकंड मतलब माने नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा ना वर्ब का, नियरेस्ट तो भाई सेकंड ही होना चाहिए, तो सेकंड। अब सेकंड है यहाँ पर आई, आई के हिसाब से आर तो गलत है, तो यहाँ यूज कर दो आप एम। सो नाइदर राकेश नॉर आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद, तो ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही, सी में आपकी गलती हो गई, आर को हटाकर आपने क्या लिख दिया, एम को लिख दिया। इसको हमने सेव कर लिया, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रिया got a new job, she happily told everyone about it। अबाउट देम लिखा है, मैंने आपको एरर का आंसर बता दिया, इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं, बताना तो मुझे ही है। देम की जगह इट लगा दो। कैसे? उसको एक जॉब मिला, उसने बड़े खुशी खुशी से सबको ये बता दिया, सबको उसके बारे में बता, किसके बारे में, जॉब के बारे में। जॉब के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाओगे बाबा, इट लगाओगे, देम लगाओगे जी नहीं, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इट। तो आपका एरर है डी ऑप्शन। Question number 39. The company has decided to sell half of its shares to a Chinese firm. Half of its shares to a Chinese firm. The company has decided to sell half of its share नहीं आएगा, its आएगा भाई, कंपनी के शेयर बताना है। यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने शेयर्स चाइनीज फर्म को, आधे अपने शेयर्स चाइनीज फर्म को बेचेगी। इट के जगह इट्स लिख दो, इट यहाँ गलत है, इट्स यहाँ बिल्कुल सही है। आपको ना पोजीशन दिखाना है, और पोजीशन दिखाने के लिए इट्स ये पोजीशन प्रोनाउन यूज होगा, पोजीशन दिखाने के लिए इट्स यूज होता है बेटा। आपको बताना है कंपनी के शेयर्स, तो आप कहोगे इट्स शेयर्स, इट्स मतलब कंपनी के, है ना। बहुत सी बार कंफ्यूजन ऐसे होता है, आप जब भी पोजीशन दिखाते हो तो पोजीशन दिखाते समय कॉमा का, सॉरी, इन्वर्टेड एपोस्ट्रोफी का यूज करते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको पोजीशन दिखानी हो, आई मीन जब भी आप पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करो सेंटेंस में, तो उन प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस ना लगे, गलत है। जैसे योर्स एपोस्ट्रोफी के साथ ना यूज करें, हर्स एपोस्ट्रोफी के साथ ना यूज करें, आर्स एपोस्ट्रोफी के साथ ना यूज करें। पजेसिव प्रोनाउन दैट मींस योर्स, ये सही है, परंतु ये गलत है। एपोस्ट्रोफी के साथ गलत है, विदाउट एपोस्ट्रोफी इट इज राइट। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अगले प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की ओर। After retiring, she spent most of her time teaching young doctors and motivating themselves to work in rural areas. तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत प्रश्न है।
ध्यान रखिए, समझ गए। आफ्टर रिटायरिंग शी स्पेंड मोस्ट ऑफ her टाइम टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग themselves टू वर्क इन रूरल एरियाज। पढ़ लिया इसको। क्या करती है, themselves इज रॉन्ग, कैसे, इन themselves को हटाकर आप them कर दो। क्यों, किसी भी वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करोगे, एक्सेप्ट सम वर्ब्स। जैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना हो और ऑब्जेक्ट के जगह आपने अगर कोई प्रोनाउन लिखा हो तो उसको वैसे यूज करें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ पर्टिकुलर वर्ब के बाद ही यूज होंगे, वो वर्ब्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी। सारे शब्दों के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देम लगेगा, क्यों, उनको पढ़ाना है, किसको, उनको मोटिवेट करना है। तो भाई ये मोटिवेटिंग के बाद में ऑब्जेक्ट बनते हुए वो लोग आएंगे, इसलिए यहाँ पर देम का यूज होगा, मोटिवेटिंग देम। सो आफ्टर रिटायरिंग, रिटायर होने के बाद शी, उसने बहुत सारा टाइम जो है अपना वो यंग डॉक्टर को पढ़ाने में स्पेंड किया और उनको मोटिवेट करने में स्पेंड किया। सो टू वर्क इन रूरल एरियाज, यहाँ पर यंग डॉक्टर्स के लिए इस प्रोनाउन का यूज हुआ है। यंग डॉक्टर्स आर ऑब्जेक्ट हियर, इसलिए प्रोनाउन भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होना है। तो देमसेल्व्स की जगह क्या लगा दूं, देम। कौन सा ऑप्शन गलत है, ए सही है, बी भी सही है, सी ऑप्शन, ठीक है, मतलब आपका आंसर वही आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसको। ओके, तो वी आर डन विद दिस कॉमन एरर्स का पार्ट 2। बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी से हमने डिस्कस करने की कोशिश की है सेकेंड पार्ट। ये दो पार्ट जो है, ये दो पार्ट देखने के बाद अभी जो हमारे अगले सेशन रहेंगे, वो अगले सेशन हमारे डिस्कस होंगे कौन से मुद्दे पर। तो मैं आपको मुद्दा नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको कह रही हूँ कि अभी थोड़े टाइम बाद हम जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। एमपीएसआई के या फिर ईएसबी के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो एक एक सेट रोज हम लेंगे, उस सेट को बढ़िया से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सके तो सारे रिकॉर्डिंग्स अभी तक अब तक खत्म कर दूं, ताकि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उस समय आपको पूरा ध्यान आपका एक ही जगह जुट जाए और आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया, बिल्कुल यहां तक आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो सारी चीजें। जो भी डाउट्स, जो भी दिक्कतें हैं, वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपको ग्रुप जो है वो ग्रुप का इंटीमेशन मिल ही चुका होगा अभी तक, ये मैं मेक श्योर करती हूँ। ना मिले तो लेट मी कमेंट, लेट मी नो, लेट मी कमेंट नहीं, लेट मी नो, प्लीज कमेंट। मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए अपना, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए बहुत अच्छे से, टेस्ट सॉल्व कर दीजिए, जितने प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको, ठीक है। एंजॉय। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय।